हेलो, कैसे हो आप लोग बच्चों। हम लोग चैप्टर कर रहे थे सॉल्यूशन एंड क्वालिटी प्रॉपर्टी, और उस चैप्टर में हम लोग है ना बहुत एक्सटेंड तक कर चुके थे। फर्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म किए थे, एंड आफ्टर देन हम लोग किए थे सॉलिबिलिटी। देन हम लोग किए थे कि जो सॉलिड है उसकी सॉलिबिलिटी इन लिक्विड, एंड आफ्टर देन हम लोग किए थे हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, आई होप आप लोग किए होंगे। और जो भी आप लोगों को होमवर्क मिला था उसके भी क्वेश्चंस आई होप आप लोग कर लिए होंगे। ओके, तो यदि आपको हेनरी लॉ समझ आ गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हो टॉपिक ना वो आपको समझ आ गया। देन क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा लिटिल बिट आपको इजी लगेगा एज कम्पेयर टू हेनरी लॉ। ठीक है, तो बच्चे हम जो टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आज हम लोग पहले थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया लेंगे कि क्या है वेपर प्रेशर। देन हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। ओके, देन हम देखेंगे कि है ना किस किस टाइप्स के सॉल्यूशन में हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर। ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, इन सब कंडीशंस में देखेंगे। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वालिटी प्रॉपर्टी, जो कि आपका चैप्टर्स का नाम था सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टी। तो मोस्टली जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का नाम होता है लिक्विड सॉल्यूशन, बट हम लोग क्या बोले सॉल्यूशन इन क्वालिटी प्रॉपर्टी। तो लिक्विड यदि आप देखोगे लिक्विड का एक है ना बहुत ही बोलोगे ना इंपॉर्टेंट बिहेवियर है वेपर प्रेशर। इसका लिक्विड का एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है वेपर प्रेशर। देखो कैसे हम लोग कैसे बात करते हैं। देखो, जब भी हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, तो आई पहले आपको ना लिक्विड की प्रॉपर्टी जाननी होगी कि जो लिक्विड का प्रॉपर्टी कैसे वेपर किस तरह से बनता है, कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको हेल्प करता है ना वेपर फॉर्म करने में। ठीक है, तो देखो लिक्विड का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना कि आप जो पढ़ते हो ना गैस का जो है ना मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, या बोलो गैस की प्रॉपर्टी या गैस की काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब कि जो गैस का मूवमेंट है ना उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है। गैस का जो मूवमेंट है उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है। और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो मेरे पास लिक्विड है, मेरे पास जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी क्या होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वो भी क्या होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब यदि हाई टेम्परेचर होगा तो जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है वो मोर रेंडमली मूव कर रहे होंगे। यदि टेम्परेचर क्या होगा लो होगा तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होगा लेस रेंडमली मूव कर रहा होगा। ये बोलेंगे ना वो क्या होगा लेस रेंडमली मूव कर रहा होगा। तो मतलब लिक्विड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट के थ्रू स्टडी करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग ये लिखोगे ना कि काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दैट इज हम ये बोल सकते हैं ना एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल वो भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इंक्रीज करेगा। मतलब कि मेरे पास लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो उसको हीट करते हो, देखो हीट करते हैं। यदि हम उसको लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो आप लोग देखते हो ऑब्जर्व करते हो कि जब हम रखते हैं टेम्परेचर लो रखते हैं उसमें जो उसका होता है बॉयल होने का जो रेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। बट यदि हम लोग क्या रखते हैं टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बॉइलिंग का जो है ना बॉइलिंग का जो रेट है वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो क्या बोले काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को क्या करता है इफेक्ट करता है। और क्या बोले कि जब भी हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है किसका लिक्विड मॉलिक्यूल का वो क्या होगा इंक्रीज करेगा। वो क्या होगा इंक्रीज करेगा। सपोज समझो, देखो हम क्या बोले मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे लिक्विड फिल्ड है, यहाँ पे क्या है लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, और कंटेनर क्लोज है। क्या है कंटेनर क्लोज है। कंटेनर क्या क्लोज है। अब देखो जब भी लिक्विड मॉलिक्यूल है इसको हम हीट करेंगे, हीटिंग आपको सब देखते हैं। ठीक है, बट आप ये बोलोगे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वहां पे ना दो तरह का मॉलिक्यूल है। ये बोलो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। देखो एक मॉलिक्यूल कहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस के अंदर है, एक मॉलिक्यूल कहाँ पे लिक्विड सरफेस के अंदर है, और एक मॉलिक्यूल कहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे। एक मॉलिक्यूल कहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे है। अब देखना जो भी मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है उसको बोलोगे ना उस पे ओवरऑल फोर्स कितना होगा, ओवरऑल फोर्स कितना होगा जीरो। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं यहाँ बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर है उस पे टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, सॉरी जो सरफेस पे है, मतलब यहाँ पे ये एक क्या बोलते हो ना, मतलब कि जो सरफेस मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, इस पे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड है। इस पे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अनबैलेंस्ड फोर्स बोलो, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलो, बात बराबर है। अनबैलेंस्ड फोर्स बोलो, अट्रैक्शन क्या बोलोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलो। मतलब द मॉलिक्यूल व्हिच इज इनसाइड द सरफेस हैविंग बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बैलेंस्ड फोर्स, बट द मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑन द सरफेस हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्स, हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझना, अब हम इसको हीट कर रहे हैं, हम क्या बोले, यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या किए, इंक्रीज किए। क्या किए, टेम्परेचर इंक्रीज किए। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो जितना भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, हर एक का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। हर एक का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब अपना हर एक का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इट मींस अब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इसका भी इंक्रीज करेगा और इसका भी इंक्रीज करेगा, दोनों का इंक्रीज करेगा ना, दोनों का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब बताओ, जो मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर है, सरफेस के क्या है, अंदर है, उसमें कोई चेंज होगा। जब हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किए तो जो मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर है, मतलब जो लिक्विड के इनसाइड द मॉलिक्यूल है, उसमें कोई चेंज आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उस पर ओवरऑल फोर्स क्या है, जीरो। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, उसमें चेंज आएगा। मतलब उसके पास ये टेंडेंसी हो जाएगा ना, वो सरफेस को लीव करना चाहेगा। वो क्या करेगा, वो सरफेस को लीव करना चाहता है, क्योंकि उस पर पहले से फोर्स क्या था, ओवरऑल फोर्स जीरो नहीं था। यदि ओवरऑल फोर्स जीरो नहीं है तो उसके पास ये टेंडेंसी है कि वो सरफेस को क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। वो सरफेस को क्या कर जाए, एस्केप आउट कर जाए। मतलब ये जो है ना, ये जो है ना, मतलब जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहां पे है, इट हैज टेंडेंसी टू एस्केप आउट। इट हैज टेंडेंसी टू एस्केप आउट। मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, मतलब सरफेस पे है, उसके पास ये टेंडेंसी है कि वो सरफेस को क्या करे, लीव कर दे। अब देखो, सरफेस को लीव किया, हम क्या बोले, सरफेस को लीव किया। जब सरफेस को लीव किया, सपोज हम क्या बोले, मॉलिक्यूल यहां पे था, सरफेस को लीव किया, ऊपर गया, स्ट्राइक किया होगा, फिर से तो बैक यहीं पे आएगा। ऊपर गया, क्लोज कंटेनर था, फिर से बैक क्या होगा, वो इनसाइड आ जाएगा। अब समझना, दो कॉन्सेप्ट समझना, समझो क्या बोल रहे हैं हम। क्या बोले, लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस को लीव किया, क्या किया, लीव किया। सरफेस को लीव किया, आया, ऊपर आया, ऊपर आया, मतलब क्या बोलेंगे, लिक्विड कहां गया, वेपर में। पहले क्या आपको क्या बोलेंगे, इसके मतलब क्या होगा, लिक्विड कहां गया, वेपर में। कहां गया, वेपर में। कहां गया, वेपर में। मतलब इसको बोलते, जब यदि लिक्विड वेपर में गया, इसको हम क्या बोलते, बोलते इवेपोरेशन ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। मतलब जब हम लिक्विड को हीट करना शुरू किए तो कहां गया, वेपर में। मतलब लिक्विड से वेपर क्या हुआ, इवेपोरेशन। क्या हुआ, इवेपोरेशन। मतलब जब तुम है ना टी को इंक्रीज कर रहे हो, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो सरफेस को लीव कर रहे हैं और वेपर्स में फॉर्म कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वेपर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो क्या होगा, जो भी है ना, मतलब क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स इंक्रीज कर रहा है, वेपर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इसके पास है ना कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का, कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का। मतलब क्या होगा कि जो लिक्विड के जो वेपर्स यहाँ बन रहे थे, जो वेपर्स यहाँ पे बन रहे थे, वो बाहर नहीं जा रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा है। तो वो क्या करेगा, इसके वॉल से स्ट्राइक करेगा। मतलब यहाँ गया, स्ट्राइक किया, फिर से बैक कहां पे आ जाएगा, लिक्विड में। फिर से बैक कहां पे आ जाएगा, लिक्विड में। तो ये बोल सकते हो आप कि है ना, लिक्विड में कहां गया, वेपर गया, वेपर में। तो वेपर जो है, वेपर बैक कहां पे आ जाएगा, लिक्विड में। कहां पे आ जाएगा, लिक्विड में। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब लिक्विड का वेपर में जाना और वेपर का लिक्विड में आना, वेपर का लिक्विड में आना। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इनिशियली लिक्विड का वेपर में जाना, इनिशियली क्या होगा, लिक्विड का वेपर में क्या हो जा रहा होगा, क्योंकि हम क्या बोल, अभी तो खाली था, हीट शुरू किए हो, ये कहां गया, वेपर में जा रहा है, मतलब यहाँ पे पहले क्या होगा, वेपर्स का जो अमाउंट है वो क्या इंक्रीज कर रहा होगा। जब वेपर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा होगा तो क्या करेगा, कंडेंस करना शुरू करेगा। क्या करेगा, कंडेंस करना क्या करेगा, शुरू करेगा। बट इट मींस इनिशियली जो एवेपोरेशन का रेट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंडेंसेशन, बट आफ्टर सम टाइम लिक्विड और वेपर में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। लिक्विड और वेपर क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। मतलब बोलोगे ना, इस बोलेंगे कि जिस रेट से लिक्विड वेपर में जा रहा है,
जिस रेट से लिक्विड वेपर में जा रहा है उसी रेट से वेपर क्या होगा, लिक्विड में आएगा, उसी रेट से वेपर क्या होगा, लिक्विड में आएगा। जब इस पॉइंट का है ना अटेनमेंट होगा, मतलब जब ये पॉइंट अचीव करेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फेज इक्विलिब्रियम। मतलब जिस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर में जाना दैट इज एवेपोरेशन, एंड वेपर्स का बैक लिक्विड में आना दैट इज कंडेंसेशन, वो बराबर हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। मतलब कोई पॉइंट ऐसा आया होगा, जहां पे इन दोनों में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम, दोनों में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब देखो, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया, किसके बीच, लिक्विड और वेपर्स के बीच, उस पॉइंट पे हम लिखाएंगे डेफिनेशन पे, समझो। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, किसके बीच, लिक्विड और वेपर के बीच, उस पॉइंट पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वेपर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, हम लिखाते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोले, वेपर प्रेशर एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसी का, लिक्विड का। तो हम क्या बोले, लिक्विड की प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टेम्परेचर। तो हम क्या बोले, जब भी वेपर्स फॉर्म होता है, मेरे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल इनसाइड द सरफेस, एक मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। इनसाइड द सरफेस टोटल फोर्स 0, बट ऑन द सरफेस टोटल फोर्स नॉट 0। जब हीट करना शुरू किए, जो लिक्विड के अंदर का मॉलिक्यूल था उसके पास टेंडेंसी इतना नहीं है सरफेस को लीव करने, लिक्विड मॉलिक्यूल को बाहर वेपर में जाने का, बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे था उसके पास एक ग्रेटर टेंडेंसी है, किसको, लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस को लीव करने का। जो ही सरफेस को लीव करेगा, बाहर गया, बाहर क्लोज है, फिर से बैक क्या कंडेंस हो जाएगा। इट मींस लिक्विड वेपर में गया, वेपर बैक कहां पे आया, लिक्विड में। मतलब जब लिक्विड के वेपर में क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, बैक क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पे इस दोनों का रेट क्या होगा, बराबर, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। मतलब कि लिक्विड और वेपर में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, क्यों, पहले आप लोग इस वाले पार्ट को इसी वे से लिखो, देन हम लोग इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे, देन हम लोग डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, आप लोग जिस वे से हम लिखे उसी वे से लिखो, थोड़ा सा क्लियर समझ आएगा। ओके, तो है ना, स्टेटमेंट लिखो स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट कि लिखो, इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर एज कंपेयर टू कंडेंसेशन। Initially rate of evaporation is more as compared to rate of condensation, as compared to rate of condensation, but after some time rate of evaporation is equal to rate of condensation, but after some time rate of evaporation is equal to rate of condensation, and that point rate of evaporation is equal to rate of condensation, and that point called phase equilibrium, समझो कि बोले हम क्या कि है ना, लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, कंटेनर क्या है, क्लोज है, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म हो चुका है, जो कलर करते हैं, है ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेपर्स फॉर्म हो गया, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म हो चुका है। जब वेपर्स फॉर्म हो गया, ये लिक्विड का सरफेस है, मतलब इन दोनों के बीच क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बीच क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पे जो भी यहाँ पे लिक्विड का है ना, वेपर्स का मॉलिक्यूल है, उसका जो भी प्रेशर सरफेस पे लग रहा होगा, जो भी प्रेशर सरफेस पे लग रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, फेज इक्विलिब्रियम। मतलब जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं करते हैं। ये चीज आप याद रखना हमेशा, क्योंकि हम जब इसके कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे
जब हम लोग वेपर प्रेशर के कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे इस वाले पॉइंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, दैट इज फेज इक्विलिब्रियम। बिकॉज ऑफ फेज इक्विलिब्रियम, या है ना, विदाउट अटेनमेंट ऑफ फेज इक्विलिब्रियम वी कैन नॉट डिफाइन वेपर प्रेशर, वी कैन नॉट डिफाइन वेपर प्रेशर। डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम दिखाते हैं। सो डायग्राम बस आपको ना इसको देखना, लिखा है स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो एट फेज इक्विलिब्रियम, at phase equilibrium, at phase equilibrium the pressure exerted by, at phase equilibrium the pressure exerted by, the pressure exerted by vapor, the pressure exerted by vapor on the liquid, on the liquid, on the liquid surface, on the liquid surface at phase equilibrium, मिलाने के बाद at phase equilibrium the pressure exerted by vapor on the liquid surface, on the liquid surface is called, on the liquid surface is called vapor pressure, on the liquid surface called vapor pressure, on the liquid surface called vapor pressure। आगे एक पॉइंट इसी में लिख लेना, if liquid is water, आगे एक पॉइंट लिखना, if liquid is water, if liquid is water then, if liquid is water then it is called, if liquid is water then it is called aqueous tension, if liquid is water then it is called aqueous tension, then it is called aqueous tension, then it is called aqueous tension, then it is called aqueous tension। अब आप लिखना factors affecting vapor pressure, factors affecting vapor pressure, factors affecting vapor pressure। फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ लिक्विड करो, नेचर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड समझो, देखो मतलब जो भी मेरे पास लिक्विड है जिसका कि वेपर फॉर्म हो रहा है, जो भी मेरे पास लिक्विड है जिसका कि वेपर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या बोले, सपोज हम क्या बोले, मेरे पास एक लिक्विड है ना, सपोज बोलो वाटर, मेरे पास एक लिक्विड क्या है, वाटर, मेरे पास है ना दूसरा लिक्विड है ना, मेरे पास दूसरा लिक्विड है अल्कोहल का, इसका मेरे पास दूसरा है ना, सपोज CR कर लो, मेरे दूसरा लिक्विड क्या मेरे पास अल्कोहल, और जो मेरे पास तीसरा लिक्विड है, जो मेरे पास तीसरा लिक्विड है वो ईथर है, वो क्या ईथर, दैट इज ROR। आप लोग +1 में था ऑर्गेनिक आता होगा, ROR। देखो मेरे पास एक में वाटर है, मेरे पास एक में अल्कोहल है, और मेरे पास एक में क्या है, ईथर है, मेरे पास एक में क्या है, ईथर, मतलब मेरे पास 3 लिक्विड है, मेरे पास क्या है, 3 लिक्विड। हमको ये चेक करना है कि वेपर प्रेशर ज्यादा कहां पे, मतलब कि वेपर प्रेशर का एक्सटेंट या अमाउंट ज्यादा कहां पे होगा, अमाउंट ज्यादा कहां पे होगा। सपोज देखो वाटर है, अल्कोहल है और ईथर है, वाटर है, अल्कोहल है और ईथर है, तो देखो हम पॉइंट क्या बोलेंगे कि जहां कहीं भी लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच जो भी फोर्स है, यदि उसका अमाउंट ज्यादा होगा, यदि उसका एक्सटेंट ज्यादा होगा, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो भी फोर्स लग रहा है, यदि उसका अमाउंट या एक्सटेंट ज्यादा होगा, तो आप बोल सकते हो ना कि उसके वेपर में जाने का रेट क्या होगा, कम होगा, उसके वेपर में जाने का रेट क्या होगा, कम होगा। हम क्या बोले, समझो सुनो कि हम क्या बोले, लिक्विड के मॉलिक्यूल, देखो यहाँ भी लिक्विड मॉलिक्यूल, यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल, अब हम क्या बोले, यदि इसके बीच का जो भी फोर्स है, यदि इसके बीच का जो भी फोर्स है, यदि वो स्ट्रॉन्ग होगा, यदि वो स्ट्रॉन्ग होगा, समझो हम क्या बोले, तो समझो एक जनरल एग्जांपल, हम क्या बोले, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या लिक्विड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या बोले, लिक्विड मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल था, यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल था, वही तो वेपर में जा रहा था, वही कहाँ जा रहा था, वेपर में। अब बोले कि सपोज यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल है और इसके बीच फोर्स यदि नहीं लगेगा, देखो हम क्या बोले, यदि इन दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स नहीं है, यदि इन दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच फोर्स नहीं है, तो इसका सरफेस को लीव करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम क्या बोले, यदि इन दो मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इट मींस इसके पास एक ज्यादा टेंडेंसी है कि सरफेस को क्या कर जाए, लीव कर जाए, क्या करे, सरफेस को लीव कर जाए। कौन, जो सरफेस पे, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, उसके पास टेंडेंसी होगा सरफेस को लीव करने का, टेंडेंसी क्या होगा, सरफेस को लीव करने का। बट अब हम क्या बोले, जब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स आ गया, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो गया, कोई फोर्स आ गया, जब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स आ जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल का सरफेस को लीव करने का टेंडेंसी प्रीवियस वाले केस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। समझो फिर से, हम क्या बोले, यदि मॉलिक्यूल के बीच फोर्स नहीं है,
यदि मॉलिक्यूल के बीच फोर्स नहीं है, इट मींस इसका टेंडेंसी बाहर जाने का क्या होगा, ज्यादा होगा। बट यदि इन दोनों के बीच फोर्स लग गया, बट इन दोनों के बीच क्या हो गया, यदि कोई फोर्स लग रहा है, इट मींस अब इसके पास वो टेंडेंसी नहीं है जो कि प्रीवियस वाले केस में था कि सरफेस को लीव कर जाए। तो थोड़ा बहुत फोर्स आया तो उसको खींचेगा ना, यदि उसको खींचेगा तो उसका सरफेस से बाहर जाने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इट मींस बोल सकते हो ना, इफ लिक्विड मॉलिक्यूल हैविंग intermolecular force of attraction between its molecule, then it has lesser tendency to escape out from the surface. यदि सरफेस को escape करने का टेंडेंसी कम होगा, इट मींस उसके पास है ना वेपर प्रेशर फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। देखो हम क्या बोले कि लिक्विड में, अब समझो थोड़ा बहुत आप लोग केमिकल बॉन्डिंग किया +1 में, लिक्विड में बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल क्या होता है, एच बॉन्डिंग। अल्कोहल में भी होता है, बट अल्कोहल में जो एच बॉन्ड फॉर्म करने का जो टेंडेंसी होता है वो क्या बोलोगे, एच कंपेयर टू वाटर क्या होता है, कम होता है। और ईथर में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब नहीं क्या होता है। तो आप ये बोल सकते हो, इन वाटर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction as compared to alcohol, and alcohol having more as compared to ether। तो सिंपली एक है ना जनरल सा ट्रेंड है, जहां भी लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस केस में उस मॉलिक्यूल का सरफेस को लीव करने का टेंडेंसी लेस होगा एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल हैविंग नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। तो सिंपली हम जो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू intermolecular force of attraction। इट मींस यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। बट यदि ये वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखो हम क्या बोले, मेरे पास वाटर था, मेरे पास क्या था, अल्कोहल था, मेरे पास क्या था, ईथर था। बोलोगे ना, वाटर में जो H बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, एज कंपेयर टू ईथर। इट मींस जो वेपर प्रेशर का एक्सटेंट होगा वो वाटर में क्या होगा, सबसे कम होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग एज कंपेयर टू अल्कोहल। सबसे ज्यादा किसका होगा, ईथर का। इट मींस ये फर्स्ट कंडीशन है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या बोले कि जब कभी भी है ना फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, तो उसका वेपर में जाने का टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है। क्या होगा, टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। कभी भी आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि कंपेयर करो कि किसमें वेपर प्रेशर का एक्सटेंट ज्यादा है, तो आप लोग किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, हम करेंगे कि उसके बीच देखो मोस्टली आपको एच बॉन्ड का ही कॉन्सेप्ट आएगा। कभी कभी वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, बट मोस्टली आप लोग क्वेश्चन को है ना एच बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से इजीली गो थ्रू कर सकते हो। इट मींस इफ मॉलिक्यूल हैविंग अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन इट हैज लेस टेंडेंसी टू एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस एंड देयर विल बी लेस वेपर प्रेशर। तो लिखो, जहां आप लिखो नेचर ऑफ लिक्विड लिखे हो वहां लिखो, जहां पे आप लोग नेचर ऑफ लिक्विड लिखे हो लिखो, ठीक ना। if liquid molecule having greater force of attraction between its molecule, if liquid molecule having greater force of attraction between its molecule, then it has lesser tendency to escape out from the surface, and less will be vapor pressure, ओके। तो है ना क्या बोले, जहां पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पे वेपर्स बनने का चांस क्या होगा, कम होगा। सही है, ठीक है। अब क्या करना, आप लोग ऑर्डर लिख लेना। पहले इसको लेना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वाले पॉइंट को लिखो, वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन किसके साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। किसके साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। देन आप लोग इसको लिख लेना कि जब को वाटर, अल्कोहल, तो ये आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो इसको अच्छे से क्लियर करना कि कभी आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी का एग्जांपल पूछ सकता है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
ठीक है, बताओ तो एक एग्जांपल। बताओ तो H इसमें वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा इसमें? देखो फर्स्ट में क्या है मेरे पास इथाइल अल्कोहल, सेकंड में क्या है 1,2 या इथेन 1,2 डायोल, थर्ड में क्या 1, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। तो क्या बोलोगे वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोलो। अरे यार क्या देखेंगे अभी फिर से, क्या देखो H1 देखो ना, पहले अल्कोहल है, अब हम क्या होगा 2 है, 2 OH है, लास्ट में क्या है 3 OH है। इट मींस जो H बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी होगा वो लास्ट वाले में सबसे ज्यादा होगा, इस करके जो वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा ये वाला होगा। बहुत जल्दी से डाउट है। अरे सिंपली हम लोग H बॉन्ड देखते हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन H बॉन्ड के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। मतलब सिंपली आप H बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखो, जहां पे H बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका जो वेपर प्रेशर फॉर्म करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। यदि वेपर प्रेशर फॉर्म करने का टेंडेंसी कम होगा तो क्या बोलेंगे, दे हैव लेस टेंडेंसी टू एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस एंड देयर विल बी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, देयर विल बी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। इसको नोट करो। अब देखो सेकेंड है कंडीशन टेम्परेचर का। सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है? टेम्परेचर। सेकेंड क्या है? टेम्परेचर। अब देखो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या बोलोगे, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा देन उसके पास हाई टेंडेंसी होगा सरफेस को लीव करने का। यदि सरफेस को लीव करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा इट मींस दे हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, दे हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। इट मींस हम ये बोल सकते हैं ना कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज करेगा तब ये बोल सकते हो जो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस है वो इंक्रीज करेगा। रैंडमनेस इंक्रीज करेगा इट मींस द मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस have more tendency to escape out the surface and it has more tendency to form vapor and it has more tendency to form vapor। तो सिंपल सा जल्दी लिखो, लिखो जल्दी। as temperature increases, लिखना, as temperature increases, as temperature increases kinetic energy of molecule also increases। as temperature increases, as temperature increases kinetic energy of molecule also increases, kinetic energy of molecule also increases, therefore kinetic energy of molecule also increases, therefore it has more tendency, therefore it has more tendency to escape out the surface, therefore it has more tendency to escape out from the surface, therefore it has more tendency to escape out from the surface and having more tendency to form vapor, and having more tendency to form vapor, and having more tendency to form vapor, to form vapor। तो वेपर प्रेशर को यही दो फैक्टर्स इफेक्ट करता है, फर्स्ट वन इज नेचर एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर। नेचर में हम क्या देखें, फोर्स जो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, और टेम्परेचर में क्या देखें कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो फोर्स काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीज किया, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे था उसको सरफेस के बाहर जाने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो वेपर प्रेशर फॉर्म होगा वो उसका जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कभी भी आपको पूछेगा व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट वेपर प्रेशर, तो आप लोग उसको पहले डिफाइन करोगे। डिफाइन करने में आप लोग फेज इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जरूर अच्छे से क्लियर करना एंड देन नेचर वाला पार्ट। ओके चलो नेक्स्ट आप लोग दो नोट करके हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। नोट का फर्स्ट पॉइंट, नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो कि लिखो वेपर प्रेशर is independent of vapor pressure is independent of nature of liquid, sorry, is independent of amount of liquid
वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड amount of liquid and surface area, amount of liquid and surface area of liquid, independent of amount of liquid and surface area of liquid। मतलब देखो कहने का क्या मतलब है, यदि हम अमाउंट की बात करें, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड से इंडिपेंडेंट है। इसका ये मतलब हुआ, सपोज मेरे पास एक कोई कंटेनर है, इसमें मेरे पास है ना 1 लीटर वाटर है, ठीक है ना, मेरे पास 1 लीटर वाटर है, मेरे पास दूसरा कंटेनर है, उसमें क्या बोले मेरे पास 10 लीटर वाटर है, मेरे पास क्या 10 लीटर वाटर है। तो 1 लीटर वाटर हो या 10 लीटर वाटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों केस में जो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, वेपर प्रेशर दोनों में क्या होगा, फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा सेकंड। देखो जब भी आप वेपर प्रेशर वाले पार्ट को कंपेयर करते हो तो एक चीज दिमाग में पुट कर लो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं एट फेज इक्विलिब्रियम। इट मींस जब इक्विलिब्रियम क्या होगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। चाहे मेरे पास 1 लीटर हो या मेरे पास 1,00,000 लीटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, तब तक हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं करते हैं। इट मींस अमाउंट ऑफ लिक्विड से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी अमाउंट ऑफ लिक्विड हो, चाहे एक सिंगल ड्रॉप हो, चाहे है ना बोलते हो मिलियन ऑफ टन ऑफ वाटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे एक ड्रॉप हो या मिलियंस ऑफ टन वाटर हो, डजंट मैटर। दोनों केस में जो वेपर प्रेशर है वो बराबर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को जो हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज इक्विलिब्रियम। इफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तभी हम लोग वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो क्या बोले, अमाउंट से, सही है। तो क्या होगा, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो सेकेंड पॉइंट लिखना, सरफेस एरिया। क्या लिखना, सरफेस एरिया। सेकेंड क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिखो तो देखो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या है ना, देखो सपोज मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, और मेरे पास कंटेनर अभी ये हो गया, ये मेरे पास कंटेनर ये हो गया, मेरे पास क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है। दोनों ये भी टी टेम्परेचर पे है और ये भी क्या है, टी टेम्परेचर पे है, ये भी क्या है, टी टेम्परेचर है। दोनों में वाटर लिए, दोनों में क्या लिए, वाटर लिए, दोनों में क्या लिए, वाटर लिए। तो दोनों में हम जब क्या बोले कि वेपर प्रेशर सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट है, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया से क्या इंडिपेंडेंट है। यदि वेपर प्रेशर सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट है तो इसका ये मतलब है, चाहे मेरे पास ये कंटेनर हो, चाहे मेरे पास ये कंटेनर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि दोनों केस में वेपर प्रेशर बराबर होगा, बिकॉज ऑफ कि ये सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या था, सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। देखो फिर से हम पॉइंट क्या बोलेंगे, समझो हम क्या बोले। देखो यहाँ पे जो सरफेस एरिया क्या है, कम है, यहाँ एरिया क्या है, ज्यादा है। यदि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे क्या बोलोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये क्या होगा, लेस होगा, ये क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ क्या बोलेंगे, रेट ऑफ जो इवेपोरेशन है, जो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस लेस सरफेस एरिया में जो वेपर्स में जाने का रेट वो क्या होगा, कम होगा। बट यदि सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, तो वेपर्स में जाने का रेट क्या होगा, कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है ना, यदि एरिया ज्यादा है, ज्यादा लिक्विड क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा, ज्यादा लिक्विड क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा होगा। इट मींस जो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बट एरिया क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो पहले अचीव हो जाएगा। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, पहले अचीव होगा, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो बाद में अचीव होगा। बाद में क्या होगा, अचीव होगा। बट इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद ही हम लोग वेपर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इट मींस चाहे सरफेस एरिया कुछ भी हो, एरिया क्या हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों केस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। देखो पॉइंट हम क्या बोले, पॉइंट ये बोले ना कि जब आपको एरिया ज्यादा है, जब एरिया ज्यादा है ना,
तो वहां से लिक्विड का वेपर में जाना थोड़ा सा रेट ज्यादा होगा। रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। बट रेट ज्यादा होगा इसका ये मतलब है कि वहां पे इक्विलिब्रियम पहले अचीव हुआ होगा। बट यदि यहाँ पे एरिया क्या है? कम है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा सा लेट अचीव हुआ होगा। यदि थोड़ा सा लेट अचीव हुआ होगा तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लगा है। बट दोनों केस में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं? वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। इट मींस टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम डजंट मैटर, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया हमको इससे मतलब है। यदि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इट मींस रेट दोनों का क्या है? बराबर है। इट मींस जिस रेट से यहाँ पे लिक्विड वेपर में जा रहा होगा उसी रेट से वेपर भी लिक्विड में आ रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट, जिस रेट से यहाँ पे लिक्विड वेपर में जा रहा होगा उसी रेट से लिक्विड भी क्या हो रहा है? सॉरी, वेपर भी कहां पे आ रहा होगा? इक्विलिब्रियम पे। इट मींस आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया? बराबर हो गया। यदि रेट बराबर हो गया तो उस पॉइंट पे हम लोग वेपर प्रेशर को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इट मींस दोनों केस में जो वेपर प्रेशर है उसका एक्सटेंट क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? उसका एक्सटेंट बराबर होगा। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। आप लोग एकदम कंप्लीटली रट्टा लगा लो। समझ आ गया तो अच्छी बात है, दबा रट्टा लगाओ। देखो समझना वो दीजिए। नेचर, सॉरी, अमाउंट में फिर से बोले, अमाउंट में भी हम क्या बोले? फेज इक्विलिब्रियम। और जो एरिया है वहां भी क्या बोले? फेज इक्विलिब्रियम। दोनों केस में हम लोग डील कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम में। यदि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, यदि इक्विलिब्रियम क्या हो गया? स्टैब्लिश हो गया, तो क्या बोलेंगे? रेट बराबर है। रेट बराबर है इट मींस वेपर प्रेशर दोनों केस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है और जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो कभी भी वेपर प्रेशर के एक्सटेंट को डिस्टर्ब नहीं करता। सॉरी, डिस्टर्ब नहीं करता। इट मींस दोनों केस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? बराबर होगा। वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। फिर लिखो कि दो है ना, इन बोथ केसेस। फिर डायग्राम ड्रॉ करो, फिर लिखाते हैं। डायग्राम ड्रॉ करो, दिखाते हैं। लिखना, डायग्राम ड्रॉ कर लिए, लिखो। व्हेन सरफेस एरिया इज, व्हेन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज, व्हेन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज मोर, when surface area of liquid is more, then when surface area of liquid is more, then rate of evaporation is more, then rate of evaporation is more, then rate of evaporation is more. It means then rate of evaporation is more. It means it means it means it takes that it means it takes less time to attain equilibrium. It means it takes less time, it takes less time to attain equilibrium, to attain equilibrium, to attain equilibrium. But in both cases, vapor pressure must be same. बट इन बोथ केसेस वेपर प्रेशर मस्ट बी सेम। तो आप याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को मोस्टली बात करना लिक्विड में, कहाँ करना? सॉरी, कहाँ बात करना? टेम्परेचर पे। कहाँ बात करना? टेम्परेचर पे। तो बस ये थिंग आप याद रखना कि ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। एरिया और अमाउंट से क्या होता है? इंडिपेंडेंट। एरिया और अमाउंट से क्या होता है? इंडिपेंडेंट। हम दोनों का एग्जांपल लिए, चाहे 10 लीटर हो या 50 लीटर हो या एक ड्रॉप हो, तीनों केस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? बराबर होगा। फिर चाहे एरिया छोटा हो, देखो हम एक बार और ध्यान लेते हैं, हम ऐसे लिए, ये जो ऐसा ले लिए ना, हम ऐसी भी है ना, इस तरह का भी है ना, तभी क्या बोलेंगे? इसमें और इसमें तीनों में क्या होगा? वेपर प्रेशर बराबर ही होगा। तीनों में क्या होगा? बट कीप इन माइंड तीनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो? बराबर हो। तीनों क्या हो? सेम टेम्परेचर पे हो। तो तीनों केस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? बराबर होगा। वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जल्दी से लिखो। ठीक है, नोट का सेकंड पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो। वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट अप्लाई, we cannot apply ideal gas equation, we cannot apply ideal gas equation, we cannot apply ideal gas equation in case of, we cannot apply ideal gas equation in case of, we cannot apply ideal gas equation in case of, in case of vapor, in case of vapor। मतलब सिंपली वेपर के केस में हम लोग पी वी इक्वल टू एनआरटी यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इन केस ऑफ वेपर, in case of vapor, in case of vapor PV is not equal to nRT, in case of vapor PV
इक्वल टू नॉट एनआरटी। अब देखो यदि आपको है ना आप लोग है ना स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होंगे चैप्टर है ना इन क्लास 11th, तो वहां पे हम लोग कराते हैं ये बात कि सपोज लिक्विड है, सपोज यहाँ पे क्या है लिक्विड है, इसके ऊपर कोई ड्राई गैस है, इसके ऊपर कोई ड्राई गैस है, जब इसको हम हीट करेंगे ये जो ड्राई गैस है वो क्या बन जाएगा वेट गैस, वो क्या बन जाएगा वेट गैस। इन केस ऑफ वेट गैस या तो क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर या क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन, या क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन, या क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन। देखो पहले ड्राई गैस था, यदि ड्राई गैस है तो वहां पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वहां पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी हम यूज करते हैं। बट अब वो ड्राई गैस नहीं रहा, अब वो क्या बन गया वेट गैस, वो क्या बन गया वेट गैस। इन केस ऑफ वेट गैस हम लोग क्या लाते हैं कॉन्सेप्ट या तो वेपर प्रेशर का या तो एक्वस टेंशन का। और हम आप लोगों को बताए थे कि प्रेशर बिकॉज ऑफ वेट गैस, प्रेशर बिकॉज ऑफ वेट गैस इक्वल टू क्या होता है प्रेशर बिकॉज ऑफ ड्राई गैस प्लस क्या होता है वेपर प्रेशर, या इसको क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन, या क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन। इसके हेल्प से देखो सपोज क्या बोलेगा ना कि आप लोग क्लास 1 किए होंगे कि कोई गैस है उसको हम वाटर के ऊपर क्या कलेक्ट किए, यदि उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किए इसका ये मतलब वेट गैस, वो क्या है वेट गैस। तो हम पे हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज नहीं करते हैं। तो आपको क्या बोला कि गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर हैविंग प्रेशर, जो आपको प्रेशर दिया हुआ ना वो किसका प्रेशर है, वो आपको वेट गैस का प्रेशर है, वो क्या आपको वेट गैस का प्रेशर है। यदि वो वेट गैस का प्रेशर है इट मींस हम वहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज नहीं करते हैं। देन बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट द प्रेशर बिकॉज ऑफ ड्राई गैस एंड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ ड्राई गैस प्रेशर वी कैन यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आप लोग इस चीज को माइंड रखना कि इन केस ऑफ वेपर हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो वेपर है वो एक वेट गैस है। बिकॉज ऑफ वेट गैस वी कैन नॉट अप्लाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर ड्राई गैस, ओनली फॉर ड्राई गैस। आप एक बार जल्दी से इसको लिख लो। ओके लिख लो इसको ना। मतलब दूसरा केस क्या था कि वेपर्स के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज नहीं करते हैं। ओके थर्ड पॉइंट पे आओ, थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है केयर करना, लिखो थर्ड पॉइंट पे लिखो, फिर है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे। लिखना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, vapor pressure of pure solvent is more than vapor pressure of pure solvent is more than vapor pressure of pure solvent is more than solution, vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent is more than solution, vapor pressure of pure solvent is more than solution। देखो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है, पहले हम लोग आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेसिकली ले जाएंगे, ठीक है समझो क्या होगा। सपोज यहाँ पे मेरे पास वाटर है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास अभी यहाँ पे वाटर है, कंटेनर क्लोज है, पेपर्स कुछ बन रहा होगा, कुछ पेपर्स बन रहा होगा। अब मेरे पास क्या आ गया ना, अब मेरे पास है सेम कंटेनर है, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, डजंट मैटर, पहले बता चुके हैं साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब मेरे पास वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, अब मेरे पास क्या है वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है। तो बताओ जब कंटेनर क्लोज है, क्या कंटेनर क्लोज है, जब कंटेनर क्लोज है आप बोलोगे ना कि यहाँ पे सिर्फ क्या बोलोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको वाटर्स के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है वाटर्स के मॉलिक्यूल है। बट इस केस में क्या बोलोगे, सपोज ये जो है देखो ये वाटर्स लिखा हुआ ना, आप देखो हम क्या बोले जो ब्लू वाला है वो वाटर के मॉलिक्यूल है। सपोज अब यहाँ पे क्या बोले ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, और ये किसका मॉलिक्यूल है, ये शुगर, और ये किसका मॉलिक्यूल है वाटर का मॉलिक्यूल है, ये किसका मॉलिक्यूल है वाटर का मॉलिक्यूल है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ हम उसके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। देखो तो आप बोलोगे ना, देखो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में जो सरफेस है, सरफेस पे सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है, इस केस में सरफेस पे सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है। बट इस वाले केस में सरफेस पे वाटर्स के भी मॉलिक्यूल हैं और शुगर के भी मॉलिक्यूल हैं। देखो हम क्या बोले, मेरे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, मेरे पास ये क्या है प्योर सॉल्वेंट, मेरे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये क्या है सॉल्यूशन, मेरे पास ये क्या है सॉल्यूशन। एक में मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, एक मेरे पास क्या है सॉल्यूशन है। जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है तो वहां पे जो सरफेस है, सरफेस पे सिर्फ क्या है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है, सरफेस पे क्या है सिर्फ लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है। जब सरफेस पे सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल है इसका ये मतलब हुआ ये जो सरफेस को लीव कर रहा होगा वो सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल कर रहा होगा। बट सेकेंड केस में अब जो है सरफेस पे लिक्विड्स के भी मॉलिक्यूल हैं और शुगर के मॉलिक्यूल हैं, शुगर का मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म नहीं करेगा। इट मींस अब जो मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर रहा होगा वो कौन होगा, अब जो मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर रहा होगा वो सिर्फ क्या होगा वाटर्स के मॉलिक्यूल होंगे, वो
सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वाटर्स के मॉलिक्यूल होंगे। यदि सिर्फ वाटर्स का मॉलिक्यूल होगा, इट मींस इस केस में वेपर के फॉर्म होने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू लिक्विड। तो हम ये लिख सकते हैं ये सॉल्यूशन था और ये सॉल्वेंट था। सॉल्यूशन में बिकॉज ऑफ solute less number of water molecule leave the surface, but in case of water more number of molecule leave the surface. It means it has more tendency to form vapor as compared to solution. Therefore in case of pure solvent the extent of vapor pressure is more as compared to solution, जब पहले लिखे थे ना आप लोग ना कि ना प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। पहले फिर क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम स्टेटमेंट लिखा देते हैं। डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम लिखाते हैं स्टेटमेंट। लिखो इन केस ऑफ सॉल्यूशन some solute particles also occupy also occupy the surface, therefore less number of water molecule leave the surface, will leave the surface and as a result the extent of vapor pressure decreases, and as a result the extent of vapor pressure decreases। देखो ये पॉइंट आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, बट ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक नहीं है, बट हम लोग एनसीईआरटी के गो थ्रू ही जाएंगे क्योंकि आपको बोर्ड में आपको इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू चलना है। बट इसके जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है होता है केमिकल पोटेंशियल, उस वाले पार्ट में हम लोग एंटर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया हुआ। ओके, बट आप बस जब भी कभी भी आप देखो क्वेश्चन दिया, सपोज क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी में क्वेश्चन समझना, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास वाटर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मेरे पास वाटर है और हम क्या किए उस वाटर में ना 1 चम्मच क्या नमक मिला दिए। जब मेरे पास प्योर वाटर था उस केस में जो कुछ होगा वेपर प्रेशर, हम क्या किए वाटर में क्या मिला दिए, नमक मिला दिए। जब वाटर में तुम नमक मिलाओगे ना, इसका ये मतलब हुआ कि उस केस में क्या बन गया, सॉल्यूशन। यदि बन गया सॉल्यूशन तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको पूछता है कभी कभी कि है ना प्योर वाटर है और मेरे पास सॉल्यूशन है, किस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लोग बता दोगे इजिली क्या, जो सॉल्वेंट है उसमें जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, बिकॉज जो सॉल्यूशन है उसमें लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर रहा होगा। यदि लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर रहा होगा बिकॉज कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सरफेस पे ऑक्यूपाई कर लिए होंगे, यदि कुछ पार्टिकल सरफेस को ऑक्यूपाई किया होगा मींस उसका वेपर में जाने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। इस करके जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो 3 पॉइंट हम लोग लिखे नोट में। ओके, तो यहां तक आप लोग देखोगे कि वेपर प्रेशर का एक बेसिक्स का आपको एडवांस लेवल का आइडिया आपको यहां तक में हो गया होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं कि वेपर प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। देखो अब देखो मेरे पास जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन क्या था, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इन ए फिक्स रेशियो। इट इज a homogeneous mixture of 2 or more component in a fixed ratio। अब देखो हमको 2 टाइप के सॉल्यूशन में पढ़ना है वेपर प्रेशर। कहां पढ़ना है, 2 टाइप के सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। एक मेरे पास लिक्विड प्लस लिक्विड का होगा सॉल्यूशन, एक मेरे पास होगा लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन। अब रुको, अब लिखाते हैं क्या लिखना है। देखो लिक्विड प्लस लिक्विड मतलब क्या है ना, हम मेरे पास 2 लिक्विड है, दोनों को क्या किए, मिक्स किए। दोनों को मिक्स करने के बाद पता करो कि क्या होगा, वेपर से कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा मेरे पास क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड। मेरे पास दूसरा क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड, मतलब मेरे पास प्योर लिक्विड है, उसमें हम किसी सॉल्यूट को क्या कर दिए, मिला दिए। तो उस केस में हमको पता करना है कि क्या होगा वेपर प्रेशर। पता ना कि जब भी 2 लिक्विड होता है, सॉरी चलो लिखो, देखना वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड इन 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड in 2 types of solution,
इन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसका इसको लिखो सॉल्यूशन, एक लिक्विड प्लस लिक्विड, एक लिक्विड प्लस सॉलिड। वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड इन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड इन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज लिक्विड प्लस लिक्विड एंड सेकंड इज लिक्विड प्लस सॉलिड। फर्स्ट इज लिक्विड प्लस लिक्विड एंड सेकंड इज लिक्विड प्लस सॉलिड। इसके बाद आप पॉइंट लिखो, कुछ पॉइंट लिखो आप करके, नोट करके, कुछ पॉइंट लिखो नोट करके। फर्स्ट पॉइंट लिखना वोलाटाइल, वोलाटाइल, वोलाटाइल लिखो, मतलब वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट लिखना। सॉल्वेंट which has tendency to form vapor is called solvent which has tendency, solvent which has tendency to form, solvent which has tendency to form vapor is called, तो लिखा ना वोलाटाइल मतलब वेपर फॉर्म करना। सॉल्वेंट which has tendency to form, solvent which has tendency to form vapor is called volatile solvent, is called volatile solvent। बहुत सारा है, वाटर है, एग्जांपल में लिखना ना, वाटर है, मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जितना भी सॉल्वेंट है हर एक के पास वेपर्स फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड वोलाटाइल सॉल्वेंट। सेकंड, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब लिखो सॉल्वेंट व्हिच हैज, solvent which has, solvent which has no tendency, solvent which has no tendency to form vapor, solvent which has no tendency to form vapor is called non volatile solvent। solvent which has no tendency to form vapor, solvent which has no tendency to form vapor is called non volatile solvent, is called non volatile solvent। देखो आप लोग पता होगा मरकरी मेटल है बट क्या होता है लिक्विड फॉर्म में। मरकरी के पास वेपर फॉर्म करने का टेंडेंसी नहीं होता है। इट मींस मरकरी लिक्विड फॉर्म में है बट इसके पास वेपर फॉर्म करने का टेंडेंसी नहीं होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल लिक्विड बोल सकते हो या नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट बोल सकते हो। सॉल्वेंट तब बोलेंगे जब हम किसी चीज को मिक्स करेंगे, बट सिंपली ये बोलना कि जो मरकरी है वो एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड है। वो क्या है? एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड है। ओके, तो अब देखो जहां पे हम लिख रहे हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट, वहां पे आप लोग वोलाटाइल सॉल्यूट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वोलाटाइल सॉल्यूट लिख सकते हो। मतलब वो सॉल्यूट जिसके पास टेंडेंसी है वेपर फॉर्म करने का, वेपर फॉर्म करने का टेंडेंसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। तो जहां पे लिखे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, हम क्या बोलेंगे? वो सॉल्यूट जिसके पास वेपर फॉर्म करने का टेंडेंसी नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। समझो एग्जांपल देखो, हम क्या बोले, वाटर में जब विक्स मिलाते हो ना, पता है विक्स क्या होता है? जो हेडेक में लगाता है, जब हेडेक होता है तो लगाते हैं आयोडेक्स, पता है विक्स पता है। जब वाटर में आप डालते हो विक्स को ना, तो उसको आप जब है ना स्मेल, उसका स्मेल क्या होता है? उसमें आपको विक्स के स्मेल आएंगे। जो उसका वेपर्स बन रहा होगा उसमें क्या होगा? विक्स के स्मेल आ रहे होंगे। इट मीन्स वहां पे जो विक्स है वो वोलाटाइल है। वाटर तो वोलाटाइल है ना, वाटर क्या है? वोलाटाइल है। उसमें क्या किया? विक्स को मिलाए, वो क्या होगा? वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? जब वाटर में तुम विक्स को मिलाए हो तो उसका जो स्मेल आएगा वो विक्स जैसा होगा। मतलब वहां पे वाटर भी वोलाटाइल था और जो विक्स मिला वो भी क्या था? वोलाटाइल ही था। ठीक है। दूसरा केस देखो, वाटर है उसमें शुगर मिला दिए, उसमें क्या कर दिए? शुगर मिलाए। शुगर मिलाने के बाद उसको हीट करो। क्या करो? हीट करो। अब बताओ, अब जो वेपर बनेगा वो मीठा होगा? ये कॉमन सेंस है, मीठा क्यों होगा? सिंपल देखो ना, हम क्या बोले, वाटर है, वाटर में शुगर मिलाए, वाटर में क्या बोले? शुगर मिलाए। अब उसको हीट करना शुरू किए। जब तुम उसको हीट करना शुरू करोगे, अब जो पार्ट बनेगा, मतलब जो बन रहा होगा चीज, क्या बनेगा? वेपर्स, वो मीठा नहीं होता है। इट मीन्स जो शुगर है, शुगर इज ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, शुगर इज ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बट जब विक्स को मिक्स किए तो विक्स क्या बोलेंगे? विक्स एक वोलाटाइल सॉल्यूट है। विक्स क्या है? एक वोलाटाइल सॉल्यूट है। इट मीन्स जो भी सॉल्यूट के पास टेंडेंसी है कि वो वेपर फॉर्म कर सकता है, दे आर वोलाटाइल सॉल्यूट। बट जिसके पास टेंडेंसी नहीं है वेपर फॉर्म करने का, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आई होप आपको ये पता चल गया होगा व्हाट इज वोलाटाइल एंड व्हाट इज नॉन वोलाटाइल, व्हाट इज वोलाटाइल एंड व्हाट इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो हम फर्स्ट आएंगे कि लिक्विड प्लस लिक्विड में हम लोग कैसे निकालते हैं वेपर सर। उससे पहले हम लोग देखेंगे है ना, जो मेरे पास लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन है, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर ऑफ टू टाइप्स। उसको हम डिटेल से बाद में भी आएंगे। ठीक है, लिखना लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, liquid plus liquid solution are of two types, liquid plus liquid solution are of two types, liquid plus liquid solutions are of two types depending upon liquid plus liquid solution are of two types
liquid plus liquid solution are of two types depending upon their force of attraction. Liquid plus liquid solutions are of two types depending upon liquid plus liquid solutions are of two types depending upon the force of attraction between its molecule, depending upon the force of attraction between its molecule. समझो मीनिंग क्या है। देखो हम क्या बोले, मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई किए। उसको क्या किए, दो पार्ट में क्लासिफाई किए। वन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज कॉल्ड रियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ना, देखो आप लोग पढ़े हो आइडियल गैस, यदि आप लोग आइडियल गैस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इन आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। बट आप लोग पढ़े थे रियल गैस हम लोग ये पढ़े थे कि इन केस ऑफ रियल गैस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो इन केस ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल ऑल्सो हैव इट्स इंडिविजुअल वॉल्यूम। इट मीन्स रियल गैस का अपना वॉल्यूम भी होता है और रियल गैस में बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। सेम केस में हम ये बोल सकते हैं जो मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन है, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। बट जब हम लोग रियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उस केस में जो भी सॉल्वेंट है उनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो सपोज क्या बोले, मेरे पास कोई है ना सॉल्वेंट है, मेरे पास सॉल्वेंट कोई ए है ना, मेरे पास कोई सॉल्वेंट क्या है, बी है। दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए, दोनों को क्या बन गए, मिला दिए, क्या बन गया मेरे पास ए और बी का क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब देखना मीनिंग क्या है, इसमें क्या बोलेंगे, ए और ए के बीच का कोई इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या बोलोगे, बी और बी के बीच इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए और बी के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो यदि ये आइडियल सॉल्यूशन है, यदि क्या है एक आइडियल सॉल्यूशन है, तो इन सब के बीच जो फोर्स है वो क्या होगा, बराबर होगा। इन सब के बीच जो फोर्स है वो क्या होगा, बराबर होगा। इन सब के बीच फोर्स क्या है, बराबर होगा। देखो यदि डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो डिफाइन हम क्या बोलेंगे, डिफाइन क्या बोलोगे कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देखो ये तो क्या था, दो अलग लिक्विड था, लिक्विड है, लिक्विड बी है, इसको मिक्स किए क्या बनाए, सॉल्यूशन। तो क्या बोलता है कि यहां जो फोर्स का अमाउंट होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा इस पर अपने प्योर वाले पार्ट के, मतलब अपने प्योर सॉल्वेंट के। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूशन में मतलब जो सॉल्यूशन में जो भी उसके मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो फोर्स है वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा किसके, सॉल्वेंट के। वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा किसके, सॉल्वेंट के। इट मीन सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो भी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जैक्टली बराबर होगा किसके, सॉल्यूशंस के। बट रियल की बात करेंगे, रियल में बात वही बोलेंगे, क्या मेरे पास कोई है ना ए है, फिर क्या बोलेंगे, मेरे पास क्या है, बी है, और मिला के क्या बन गया, एओपी, क्या बन गया, एओपी। मतलब प्योर ए, प्योर बी और ए बी। तो यहां क्या बोलेंगे, ए और ए का जो इंटरेक्शन है और जो बी और बी का इंटरेक्शन है और जो ए और बी का इंटरेक्शन है वो आपस में बराबर नहीं होता है। इट मींस प्योर कंपोनेंट के बीच का है ना इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन। बट यहां क्या बोलेंगे, जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, बराबर होता है, मतलब आइडियल में जो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है वो कंप्लीटली क्या होता है, बराबर होता है। बट इन केस ऑफ रियल जो इंटरेक्शन है वो बराबर नहीं होता है, वो क्या होता है, बराबर नहीं होता है। आप लोग इसको नोट करो, तो जो डायग्राम है पहले है ना डिफरेंस करके डायग्राम ड्रॉ करो, ओके। तो क्या बोले, आइडियल में जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, बराबर होता है, बट रियल में क्या होता है, इंटरेक्शन बराबर नहीं होता है। तो आप लोग डायग्राम अगर लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द इंटरेक्शन between component of solution is same as in pure solvent. The interaction between component of solution is same as in pure solvent.
एज इन प्योर सॉल्वेंट, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वही क्या होगा, सॉल्यूशन में भी होगा। इफ हम क्या लिखे, ए का इंटरेक्शन इज इक्वल टू बीबी का इंटरेक्शन इज इक्वल टू एबी का इंटरेक्शन इज इक्वल टू एबी का इंटरेक्शन। ठीक है, सेकंड लिख लो, सेकंड लिख लो इसमें रियल वाले पार्ट में, सेकंड लिखो रियल वाले पार्ट में, द इंटरेक्शन बिटवीन प्योर कंपोनेंट, सॉरी द इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी द इंटरेक्शन बिटवीन component of the interaction between component of solution, the interaction between component of solution is not same as pure component, is not same as pure component, is not same as, मतलब प्योर कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बराबर नहीं होगा किसके, सॉल्यूशन के, किसके, सॉल्यूशन के। ठीक है, ये अब देखो रियल वाले पार्ट को ना हम बाद में भी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, रियल सॉल्यूशन के पॉइंट्स को हम अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस एक है ना बेसिक डिफरेंस देखें कि रियल आइडियल में क्या डिफरेंस है, रियल आइडियल में क्या डिफरेंस है। बाद में आप लोग है ना सेकेंड पॉइंट ये लिख लेना, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, इंथैल्पी, मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो वहां पे क्या लिख लो, इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इंथैल्पी से मतलब क्या है ना कि जब मेरे पास जो सॉल्वेंट है और जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं उनके बीच कोई फोर्स ऑफ है ना, उनके बीच कोई फोर्स का डिफरेंस नहीं है। इट मींस प्योर सॉल्वेंट में जो फोर्स है वही कहां पे है, सॉल्यूशन में। जब फोर्स का कोई डिफरेंस है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, जब फोर्स का कोई डिफरेंस है ही नहीं तो हम ये बोलेंगे कि वो उन सॉल्यूशंस में, मतलब क्या बोलो, मेरे पास सॉल्वेंट था, क्या बनाया, सॉल्यूशन, क्या बनाया, सॉल्यूशन। जब फोर्स का कोई चेंज है ही नहीं तो इंथैल्पी का भी कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज, इंथैल्पी का कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, बट इन केस ऑफ रियल डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्यों नहीं है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। रियल के 3 पार्ट होते हैं उसको मैं अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। बस अभी बेसिक आइडिया समझो। रियल वाले है, जब हम आइडियल वाले पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, देन हम लोग आएंगे रियल। जो रियल का पार्ट है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जो रियल का पार्ट है वो थ्योरेटिकल है, बट जो आइडियल का पार्ट है वो न्यूमेरिकल है। हमको आई थिंक 1 या 2 क्लास लगेगा आइडियल वाले पार्ट पे, 1 क्लास लगेगा रियल वाले पार्ट पे, देन कंप्लीट पार्ट खत्म हो जाएगा वेपर का। देन हम लोग आएंगे क्वालिटी प्रॉपर्टी पे, देन कहां पे आएंगे हम लोग, क्वालिटी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखना, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग स्टेटमेंट देखना, कभी कभी बोर्ड में आपको स्टेटमेंट पूछेगा, बोर्ड में क्या पूछेगा, स्टेटमेंट, बोर्ड में क्या पूछेगा, स्टेटमेंट। तो क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। लास्ट पॉइंट लेना, डेल्टा एस इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है। इंट्रोपी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। इंट्रोपी हमेशा चाहे रियल हो या आइडियल हो, जो चेंज इन इंट्रोपी है, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ये मेरे पास डिफरेंस था किसका, आइडियल और रियल का। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, रियल वाले पार्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन फर्दर लेक्चर आफ्टर द कंप्लीटिंग आइडियल सॉल्यूशन, आफ्टर द कंप्लीटिंग आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग पहले है ना एक्सप्लेन करेंगे आइडियल वाले पार्ट को, देन आफ्टर द कंप्लीटिंग आइडियल सॉल्यूशन तो हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स रियल सॉल्यूशन, हम पहले बोल चुके हैं आइडियल में मेरे पास है ना, आइडियल में मेरे पास न्यूमेरिकल अप्रोच होगा, बट इन केस ऑफ रियल मेरे पास थ्योरेटिकल अप्रोच होगा। ओके, तो हम लोग देंगे फर्स्ट केस लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। लिखो फर्स्ट, लिखना फर्स्ट वेपर प्रेशर कैलकुलेशन, लिखना फर्स्ट वेपर प्रेशर कैलकुलेशन इन केस ऑफ लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कैलकुलेशन इन केस ऑफ लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कैलकुलेशन इन केस ऑफ लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। तो आप लोग है ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अब हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आइडियल का। क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल का। तो क्या बोले, लिक्विड प्लस लिक्विड। अब पहले क्या करना ना, स्टेटमेंट लिखना। चलो बताओ क्या लिखो स्टेटमेंट, समझो। देखो मेरे पास फर्स्ट लिक्विड है, मेरे पास फर्स्ट लिक्विड है ए, मेरे पास फर्स्ट लिक्विड है ए, कंप्लीटली है, क्लोज है। मेरे पास दूसरा लिक्विड है, मेरे पास दूसरा लिक्विड है बी, कंप्लीटली क्लोज है।
ठीक है। अब देखो मेरे पास ये जो है ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट ए, ये क्या लिखेंगे प्योर सॉल्वेंट ए, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट बी, इसको क्या बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट बी। समझो अब पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ये बोल रहे हैं कि इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लिखते हैं पी नोट ए, क्या लिखते हैं पी नोट। देखो नोट स्टैंड्स फॉर प्योर, नोट स्टैंड्स फॉर प्योर, प्योर फॉर्म मतलब लिक्विड ए प्योर फॉर्म है, लिक्विड ए क्या है प्योर फॉर्म में क्या लिख दिए पी नोट ए, लिक्विड ए क्या है प्योर फॉर्म में क्या लिख दिए पी नोट ए, और जो लिक्विड बी है वो भी क्या प्योर फॉर्म में क्या लिख दिया यहाँ पे पी नोट बी, क्या लिख दिए पी नोट बी। मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों क्या है प्योर फॉर्म में, दोनों क्या है प्योर फॉर्म में, देयरफॉर वी नोट रिप्रेजेंट पी नोट एंड पी नोट बी। अब देखो आप लोग खुद से लिख सकते हो पी नोट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए या प्योर सॉल्वेंट ए, पी नोट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। तो लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, पी नोट बी क्या लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट बी। डाउट मतलब हम लोग से एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो नोट है वो प्योर वाले पार्ट के लिए, नोट क्या है प्योर वाले पार्ट के लिए। अब हम दोनों को मिक्स किए, दोनों को क्या किए मिक्स किए, मिक्स करने के बाद मेरे पास अब जो है, अब मेरे पास क्या है ए प्लस बी, अब मेरे पास क्या है ए प्लस बी, अब मेरे पास क्या है ए प्लस बी। समझो जब दोनों को हम मिक्स कर दिए, जब हम दोनों को क्या किए मिक्स किए, अब जो वेपर बन रहा होगा समझना, जब दोनों को मिक्स किए अब जो वेपर बन रहा है, तो बताओ इस वाले वेपर में, अब बोलोगे ना इस वाले वेपर में ना ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा, बोले ना इस वाले वेपर में अब ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा। इसलिए हम लोग यहां लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे पी ए और पी बी। देखो पी ए दैट इज पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पीवी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि इस केस में जो वेपर बन रहा होगा, इस केस में जो वेपर बन रहा होगा उसमें ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा। क्या होगा ए का भी पार्ट होगा और किसका पार्ट होगा बी का भी पार्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे पार्शियल, देखो हम लिखते हैं यहां पे पी ए और पीवी। पी ए क्या है पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। वैसे पी क्या होगा, वैसे ही पी क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो जल्दी से बोलो जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं पी नोट ए, पी नोट बी, पी ए और पी बी, इनमें कोई डाउट है? देखो पी नोट ए फॉर प्योर कंपोनेंट ए दैट इज प्योर सॉल्वेंट, पी नोट बी फॉर प्योर सॉल्वेंट बी, पी ए एंड पी बी पार्शियल। देखो पार्शियल वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं, हम लोग वेपर से नहीं यूज किए, पार्शियल इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पे जो भी वेपर बन रहा होगा उसमें ए का भी पार्ट होगा और बी का भी, इसलिए क्या लिखे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बिकॉज ऑफ पार्शियल। मतलब कि अब मिक्सिंग है ना, जब मिक्सिंग है तो दोनों का पार्ट होगा, दोनों का पार्ट इसमें क्या लिखते हैं पार्शियल, क्या लिखते हैं पार्शियल। जल्दी से इसको आप लोग है ना जो नोटेशन यूज किए इसको लिखो, जल्दी से जो नोटेशन यूज किए उसको एक बार लिख लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो नोटेशन लिखा हुआ है उसको लिखो, जो नोटेशन लिखा हुआ है उसको लिखो। पी नोट ए क्या है, पी नोट बी क्या है, पी ए क्या है और पी बी क्या है। डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो नोटेशन लिखा हुआ उसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जल्दी से लिखो। लिख लिए पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन एंड पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अब देखो, अब देखना, अब एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था राउल्स, साइंटिस्ट का नाम क्या था राउल्स, लिखाते हैं। वो क्या किया प्योर, देखो ए यहां पे है, ए कहां पे है सॉल्यूशन में, अब ए कहां पे है प्योर में, ए कहां पे प्योर में। तो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था राउल्स, साइंटिस्ट का नाम क्या था राउल्स। राउल्स क्या किया इसमें और इसमें रिलेशन निकाला, मतलब कोई सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में और वही सॉल्वेंट कहां पे आ गया वो बना लिया सॉल्यूशन, वो क्या बना लिया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो भी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा,
सॉल्यूशन में उसका जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा और वो प्योर सॉल्वेंट में कितना है, इसके बीच का क्या निकाला रिलेशन, इसके बीच का क्या निकाला रिलेशन। ठीक है, अब इसको लिख लियो ना, इसको लिख लियो। ठीक है, देखो तो है ना राउल्स, उसको बोलते राउल्स लॉ। राउल्स लॉ लिखेंगे पहले, पर बाद लिखेंगे, पहले लिखो राउल्स, लिखना एक पॉइंट लिखना, राउल्स एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन, राउल्स एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन, राउल्स एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of any component in solution, partial vapor pressure of any component in solution and partial vapor pressure of any component in solution and partial vapor pressure of any component in solution and its pure form and एक मिनट, partial vapor pressure of any component in solution and कर लेना and vapor pressure of and vapor pressure of that component in pure form and vapor pressure of that component in pure form। मतलब जिस कंपोनेंट की बात करें, यदि हम ए की बात किए तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन और ए का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, ए का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, इसके बीच क्या किया रिलेशन निकाला। उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं राउल्स लॉ, उसी को हम क्या बोलते हैं राउल्स लॉ। तो सिंपली हम क्या बोले राउल्स क्या क्या, राउल्स क्या किया कि वेपर प्रेशर कहां पे प्योर फॉर्म में और पार्शियल, देखो वर्डिंग याद रखना बच्चे, हम लोग बोले यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे हम लोग क्या बोले वेपर प्रेशर और यहाँ पे हम क्या बोले पार्शियल वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या बोले पार्शियल वेपर प्रेशर। तो प्योर वाले को क्या बोले, प्योर में क्या बोले सिंपली वेपर प्रेशर, बट यहां पे हम क्या बोल रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। इन चीजों को केयर करना, इन चीजों को केयर करना कब हम क्या बोल रहे हैं। देखो तो राउल्स क्या किया कि इस बोलो राउल्स सिंपली जो लिखो स्टेटमेंट हटाओ गोली मारो, पीए और पीनोटे में निकाला रिलेशन, पीवी और पीनोटे में क्या निकाला रिलेशन, क्या निकाला रिलेशन, ओके क्या निकाला रिलेशन। तो कैसे निकाला रिलेशन सब उस पर हम आते हैं। अब देखो सॉल्वेंट ए है, इसका कुछ अमाउंट होगा, सॉल्वेंट ए है इसका कुछ अमाउंट होगा, तो उस अमाउंट सपोज हम क्या बोले एक्स ए, मतलब मोल, मतलब चलो है ना मोल ए कर लो, एक्स मोल कुछ इसका अमाउंट होगा और कुछ इसका अमाउंट होगा, कुछ इसका अमाउंट है कुछ इसका अमाउंट है। जब मिक्स किए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या है एन ए भी है और मेरे पास क्या है एन बी भी है, मतलब अमाउंट मतलब कि जो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था उसका कुछ अमाउंट और मेरे पास जो प्योर सॉल्वेंट बी था उसका कुछ अमाउंट, उसको मिक्स किए, उसको क्या किए मिक्स किए, मिक्स करने के बाद अब जो बना है सॉल्यूशन तो वहां पे हम डिफाइन करते हैं एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स ए क्या है, एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन, एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखना कभी कभी बच्चे ये दिमाग लगा लेते हैं कि एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन वो आप जो इनिशियली है वही होगा, इट मींस यदि हम इसका 1 मोल लिए इसका 2 मोल लिए तो वहां जो मोल फ्रैक्शन होगा इसका 1/3 होगा इसका 2/3 होगा। ये दिमाग मत लगाना कि उसका कुछ पार्ट वेपर बन गया होगा तो मोल फ्रैक्शन कुछ मोल हो गया होगा तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, इस सब दिमाग मत लगाना। XA and XB are the mole fraction of pure component. Sorry, XA and XB are the mole fraction of A and B taken initially. Are mole fraction of A and B taken initially. ये नहीं है कि है ना कुछ पार्ट वेपर में गया तो जो मोल है वो चेंज करेगा तो मोल फ्रैक्शन चेंज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली हम लोग जब भी है ना इसमें डील करेंगे हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन में, किसे बात करेंगे मोल फ्रैक्शन में। इट मींस जो भी अब देखो इसका हम मोल में बात किए, यदि इसका बोला कि इसका कुछ अमाउंट इसका कुछ ग्राम, यदि ग्राम दिया होगा तो हम लोग पहले मोल निकालेंगे फिर आप क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा किस में काम करना है। तो अभी तक हम लोग क्या बात किए, कुछ बात नहीं, अभी तक सिंपली क्या भाषण दे रहे हैं। तो टू द फैक्ट बात है कि राउल्स क्या किया, यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर है और जो प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है उसके बीच का निकाला रिलेशन, क्या निकाला रिलेशन। हम लोग पहले लिखते रिलेशन, फिर सॉरी समझो फिर हम लिखाएंगे बाद में इसको लिखना। तो क्या बोला पार्शियल वेपर प्रेशर, अभी लिखना मत हम लिखेंगे स्टेटमेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो पीए क्या है, पीए क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर, पीनोटे क्या है इट्स प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर
and XA, that is mole fraction of that component in solution. मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। देखो मतलब Pa पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, P नोट ए इट्स प्योर फॉर्म, XA मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। और इसे Pb, P बोला P नोट बी एक्स बी, Pb को क्या बोला P नोट बी एक्स बी, Pb को क्या बोला P नोट बी एक्स बी। जल्दी से बोलो, जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे अभी फिर समझो। वो निकाला रिलेशन Pa that is pure, sorry, in solution is equal to its pure form vapor pressure, its pure form vapor pressure and its mole fraction in solution। और इसे Pb vapor pressure partial vapor pressure in solution is equal to its pure form and its mole fraction and its mole fraction। देखो पहले राउट्स लॉ लिखो, राउट्स लॉ लिखना, स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ लिखना, स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ लिखना। The partial vapor pressure of any component, देखना, the partial vapor pressure of any component, the partial vapor pressure of any component, the partial vapor pressure of any component in solution, the partial vapor pressure of any component in solution is equal to its pure form vapor pressure is equal to its pure form vapor pressure is equal to its pure form vapor pressure and its mole fraction in solution and its mole fraction। इधर फिर से मैच करना, क्या लिखे हो, द वेपर प्रेशर, क्या लिखे थे हम उसका स्टेटमेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। एक थोड़ा सा करेक्शन सही करना, प्रोडक्ट होगा ना, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट of its vapor pressure in pure form and its mole fraction in solution, product of its vapor pressure in pure form and its mole fraction in solution and its mole fraction in solution। मैच अच्छे से मिला लेना, मैच कर लेना। the partial vapor pressure of any component in solution is equal to product of its vapor pressure is equal to product of its vapor pressure in pure form is equal to its vapor pressure in pure form and its mole fraction in solution and its mole fraction in solution। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से देखो, कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये सॉल्यूशन में, ये प्योर फॉर्म में, और ये मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखे, उसके प्रोडक्ट, उसका क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, यहां तक लिखे। आगे एक पॉइंट लिखना इसी में, नेक्स्ट तक लिखना, नेक्स्ट करके राउट्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली आइडियल सॉल्यूशन। राउट्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। राउट्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। राउट्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। उसको लिखने के बाद आप इसको लिखो, Pa इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए, Pa इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए एंड Pb इज इक्वल टू P नोट बी एक्स बी। Pa इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए एंड Pb इज इक्वल टू P नोट बी एक्स बी। चलो इतना लिख लिया, देखो करेंगे अच्छे से पूरे। देखो क्या था, Pa इज इक्वल टू क्या था, P नोट ए एक्स ए और Pb इज इक्वल टू क्या है, P नोट बी एक्स बी, P नोट बी एक्स बी, दोनों को ऐड कर लो। मतलब देखो ना, ये Pa क्या है, पार्शियल बिकॉज ऑफ ए, Pb क्या है, पार्शियल बिकॉज ऑफ ए, दोनों मतलब टोटल कितना हो जाएगा, Pt कितना हो जाएगा, P नोट ए एक्स ए प्लस कितना हो जाएगा, P नोट बी एक्स बी। Pt कितना हो जाएगा, P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी। टोटल मतलब Pt क्या है, टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। Pt क्या है, टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। Pt क्या है, टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन।
अब देखो एक चीज यहाँ पे आप ये बोल सकते हो ना, देखो तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या है 1, पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। मतलब क्या है इसका मतलब क्या बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब ये है ना द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन बिकॉज ऑफ ऑल कंपोनेंट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन बिकॉज ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। The sum of mole fraction because of all component is always equal to 1, is always equal to 1। अब देखना किसी को पुट कर लो, एकदम xb को क्या पुट करें, यहां से लिख सकते हो तुम लोग xb इज इक्वल टू 1 माइनस x से, लिख सकते हो ना xb इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x से, यहां से लिख सकते हो। देखो तो pt इज इक्वल टू p नोट a x a प्लस p नोट b, क्या लिखोगे xb क्या लिखे 1 माइनस x a, देखो तो लिख सकते हैं यहां तक, जल्दी से बोलो डाउट है, जल्दी से डाउट है, इसको जल्दी लिखो, यहां तक लिख लेते ना, इसको लिख लेते, इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो सॉरी पार्ट लिखो पी नोट एक्स से प्लस पी नोट बी 1 माइनस एक्स से, लिखे पता है एक्स से और एक्स बी क्या है, एक्स से और एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या लिखेंगे Pt इज इक्वल टू क्या पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए एक्स ए प्लस क्या है पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए, ये है ना 1 माइनस एक्स ए। तो इसको लिख सकते हो तुम लोग कुछ के नहीं लिख सकते हैं कुछ, देखो पी नोट ए एक्स ए प्लस माइनस माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी, लिख सकते हो ना, दैट इज पी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे एक्स ए पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। चलो ये अपनी पे कैसे क्यों सॉल्व करना, उससे करना पड़ता है। देखो कहने का ये मतलब है ना कि कभी आपको किसी एक का ही मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्टली क्या करो उसको पुट करो, इसे सॉल्व कर लो, बस हम क्या किए बस इसी को थोड़ा सा क्या किया अलग वे में क्या किए रिप्रेजेंट किए, अलग वे में क्या किए रिप्रेजेंट किए। देखो यहाँ तक जल्दी, यहाँ तक लिखो ठीक है। अब देखो यहाँ तक लिख लिया, अब बताओ ना कुछ चीज समझना, देखो इसको लिख लियो ना, ये वाला पार्ट लिख लियो ना, देखो हम बोलते ना कि जब ए और बी का सॉल्यूशन था हम क्या बोले यहाँ पे क्या है ए और बी दोनों है ना, जब ए और बी है तो यहाँ जो आया होगा वेपर, यहाँ जो है मतलब कि कुछ ए का पार्ट होगा कुछ क्या होगा बी का पार्ट आया होगा, मतलब जो मेरे पास वेपर फॉर्म हो रहा है, जो मेरे पास वेपर फॉर्म हो रहा है उस वेपर में कुछ पार्ट क्या होगा ए का भी होगा, कुछ पार्ट क्या होगा बी का भी होगा, कुछ पार्ट क्या होगा ए का भी होगा, कुछ पार्ट क्या होगा बी का भी होगा। इट मींस यहाँ जो वेपर्स होगा, यहाँ जो वेपर्स होगा उस वेपर्स में कुछ पार्ट क्या होगा ए का होगा, कुछ पार्ट क्या होगा बी का होगा। अब बताओ ना हम क्या बोलते हैं वाई ए और वाई बी, देखो वाई दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। देखो हम बोले ना जब ए का कुछ पार्ट गया होगा ऊपर मतलब वेपर में, बी का भी कुछ पार्ट कहाँ गया होगा वेपर में, कुछ पार्ट कहाँ गया होगा वेपर में, तो हम क्या बोले वाई क्या बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, वाई बी क्या होगा, वाई बी क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। मतलब ए और बी, देखो एक्स ए और एक्स बी क्या था, यहाँ जो आपको एक्स से दिख रहा ना, एक्स से क्या था मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। जब कुछ वेपर गया मतलब ए का कुछ पार्ट कहाँ गया होगा वेपर में गया होगा, ए का कुछ पार्ट कहाँ गया होगा वेपर में, वैसे बी का कुछ पार्ट कहाँ गया होगा वेपर में गया होगा, कुछ पार्ट कहाँ गया होगा वेपर में, तो उसको क्या बोले एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। अब देखो अब हम देखेंगे कि y और y भी हम किस निकालेंगे, y और y भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पूछेगा आपको कि है ना कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर। समझ देखो हम लिखे थे अभी ना पी ए इज इक्वल टू क्या था पी नोट ए एक्स ए, ये था ना पी ए, पी ए इज इक्वल टू क्या था पी नोट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या था पी नोट बी एक्स बी, यही था ना, तो ये लिखे थे ना पी ए क्या था पार्शियल ऑफ ए इन सॉल्यूशन, पी बी क्या पार्शियल ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अब देखना ये क्या है पार्शियल
वेपर प्रेशर, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब समझना, हम एक पॉइंट लिखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे 11th में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग पढ़े थे कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वेपर्स के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि वेपर में क्या बोले, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ पे जो हम मोल फ्रैक्शन लिखे हैं दैट इज वेपर्स का ले रहे हैं, दैट इज वेपर्स का, ये लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये क्या होता है, लिक्विड के एप्लीकेबल नहीं होता है। जब ये लिक्विड के एप्लीकेबल नहीं है तो आप लिख सकते हो, देखो हम क्या लिखे थे, पी ए इज इक्वल टू क्या था, पी नोट ए एक्स ए। ये क्या है, पार्शियल, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो जहां पे पी ए लिखा हुआ है वहां लिख सकते हो वाई ए इंटू पी टी। जल्दी डाउट है, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पीए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो डाल्टन्स क्या बोला, डाल्टन्स का स्टेटमेंट +1 में, डाल्टन्स क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। देखो ये बड़ा कॉन्सेप्ट किसके लिए रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है वेपर के लिए, किसके लग रहा है, वेपर के लिए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो हम लिखे ना पीए इक्वल टू क्या था, पी नोट एक्स से। तो जो पीए है क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वहां पर हम क्या लिख लिए, वाई इंटू पीटी, that is mole fraction of that component in vapor into total pressure into total partial pressure is equal to क्या लिखोगे, P नोट ए x से लिखोगे। तो यहाँ से क्या लिख लोगे, y a is equal to क्या लिखोगे, P नोट ए x a ओवर क्या लिखोगे, pt ओवर क्या लिखोगे, pt। आप लोग pt निकाल चुके थे, पता है pt क्या है, पता है बच्चे pt क्या है, देखते हैं pt क्या था, P नोट ए x a प्लस P नोट b x b। पी क्या था, पीटी यही था ना, सेम एज हम लोग लिख सकते हैं वाई बी क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पी नोट बी एक्स बी, नीचे क्या हो जाएगा, पीटी दैट इज पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। यहाँ पे जो वाई ए और वाई बी है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। वाई और वाई बी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। आप तो जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से इसको लिखो। वाई और वाई बी, जल्दी से लिखो इसको। ठीक है, लिख लियो। तो यहाँ पे क्या लिखिए, y और y भी क्या है, देखो सिंपली क्या है, पी नोट एक्स से आप पीटी सब निकाले हुए, y क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन वेपर, y भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन वेपर। अब देखो, अब हम जस्ट लिखे ना, पी नोट ए सॉरी पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी नोट ए एक्स से। इसको हम क्या लिखे, इसको हम क्या लिखे, वाई ए इंटू पी टोटल इज इक्वल टू क्या लिख ले, पी नोट ए एक्स से। लिख सकते हो एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वाई ए इंटू पी टी ओवर क्या लिखोगे, पी नोट ए लिखोगे, देखो तो वैसे लिख सकते हो एक्स बी क्या लिखेंगे, वाई बी पी टी ओवर क्या लिखोगे, पी नोट बी लिखोगे। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, जिन डाउट है वही उसी को थोड़ा सा एक आपको एक है ना एक्स्ट्रा अलग फॉर्म बता रहे हैं कि अलग फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। देखो तो पता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा 1, पता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखो दोनों का सम करोगे दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो गया 1 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, वाई ए इंटू पी टी ओवर कितना, पी नोट ए प्लस वाई बी इंटू पी टी ओवर क्या लिखोगे, पी नोट बी लिखोगे। तो वहां से देखो पीटी कौन हो जाएगा ना, तो 1 ओवर पीटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वाई ए ओवर पी नोट ए प्लस वाई बी ओवर पी नोट ए।
ये भी एक इक्वेशन है, याद रखना। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे था आपको हेल्प कर देगा कि किसी किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली हम इसको यूज कर लेंगे, किसी किसी न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अदर इक्वेशन है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, लिखो जल्दी, इसको जल्दी से लिखो। ठीक है, लिखिए। देखो एक लास्ट पार्ट है, ग्राफ एक देखते हैं कि जो हम अभी राउस लॉ लिखे थे ना उसका ग्राफ देखते हैं। देखो राउस लॉ में क्या बोले थे, देखो हम क्या बोले, मेरे पास ए था, मेरे पास क्या था, ए था, मेरे पास ए था और मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, बी, मेरे पास क्या था, बी और मेरे पास क्या था, ए। दोनों को हम क्या किए थे, मिक्स के, दोनों को क्या किए थे, मिक्स के। मेरे पास क्या था, सॉल्यूशन, मेरे पास क्या था, सॉल्यूशन। समझना, हम तो ग्राफ को अलग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो देखो सपोज समझो कि मेरे पास इनिशियली सिर्फ ए था, मेरे पास इनिशियली क्या था, ए, मेरे पास इनिशियली क्या था, ए। बताओ जब मेरे पास इनिशियली सिर्फ सॉल्वेंट ए था, इसका मतलब ये होगा ना कि वहां पे जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा, वन। तो प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वन ही होगा ना। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स ए इज इक्वल टू वन, बोलोगे। मतलब जब ए है मतलब क्या है, यहाँ प्योर है, यहाँ पे है प्योर। अब जब इसमें हम बी मिलाना शुरू किए, जब क्या किए, मेरे पास सॉल्वेंट बी था, उसको हम क्या किए, अब यहाँ पे मिक्स करें। जब सॉल्वेंट बी को मिक्स कर रहे हो, बोलोगे ना, जब सॉल्वेंट बी को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बोलोगे, ए का मोल फ्रैक्शन अब डिक्रीज करेगा। जल्दी बोलो। इनिशियली सिर्फ मेरे पास क्या था, मेरे पास इनिशियली सिर्फ क्या था, ए था, क्या था, ए था। उसमें हम क्या किए, बी को मिक्स किए, क्या किए, बी को मिक्स किए। जब उसमें हम बी को मिक्स कर रहे हैं तो यही बोलोगे ना कि जब बी को मिक्स कर रहे हैं तो जो ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनिशियली सिर्फ ए था, अब है सॉल्यूशन। और किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा वन से कम होता है, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा वन से कम होता है। तब यही बोलोगे ना, एक्स बी कितना होगा, जीरो। इनिशियली एक्स बी क्या होगा, जीरो। अब जब तुम ए को मिक्स कर रहे हो, जब तुम ए को मिक्स कर रहे हो, इसमें जब इधर हम मूव कर रहे हैं तो एक्स ए डिक्रीज करेगा, एक्स बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्स बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब समझो कि हम बहुत ज्यादा बी मिला दिए, जब बहुत ज्यादा बी है ना, बी मिला दिए होंगे तो बोलोगे ना कि एक्स बी कितना हो जाएगा, वन, और एक्स ए कितना हो जाएगा, जीरो। देखो जो हम पॉइंट नीचे लिखे समझा उसका, हम क्या बोले, मेरे पास इनिशियली सिर्फ ए था, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या था, वन। अब हम क्या किए, बी मिलाना शुरू किए। जब उसमें हम बी मिलाना शुरू किए तो क्या बोलोगे, ए का जो मोल फ्रैक्शन था वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया होगा जहां पे बी डोमिनेटिंग हो गया होगा, दैट इज बी का जो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या करेगा, वन हो जाएगा, और ए का कितना हो जाएगा, जीरो। ए का कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखना, अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेट ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। पता इसका मतलब क्या है, ए मोर वोलाटाइल है देन बी, इट मींस ए का जो वेपर बनेगा वो ज्यादा होगा किससे, बी से। पता है वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जिसका वेपर फॉर्म हो। वोलाटाइल का मतलब क्या, जिसका वेपर फॉर्म हो। हम क्या बोले, ए ज्यादा वोलाटाइल है, इट मींस जो ए होगा वो ऊपर होगा, सॉरी ए क्या होगा ऊपर, और बी क्या होगा नीचे। देखो तो इसमें तो दिक्कत है। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोले, प्योर, पता है प्योर कंपोनेंट का कितना था, पिनोट है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट ए है, और यहाँ क्या बोलोगे, प्योर कंपोनेंट बी है। इट मींस हम ए को ऊपर इसलिए रखे क्योंकि हम क्या मान चल रहे हैं कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। डाउट यहाँ तक, डाउट यहाँ तक। चलो अब देखो, मतलब जब इनिशियली ए था, हम लिखे थे पी ए इज इक्वल टू क्या था, पी नोट ए एक्स से, पी नोट ए एक्स से। बोलोगे ना स्ट्रेट लाइन, ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा ना, ग्राफ क्या होगा, लीनियर। ऐसे समझो ना, जब यहाँ पे ए था प्योर फॉर्म में, अब यहां तक जाते तो क्या हो गया, ए जीरो हो गया। अब बोलोगे ना, जब प्योर फॉर्म है उसमें हम किसी को मिक्स किए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका जो लाइन होगा कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सेम बी के लिए क्या बोलोगे, इसी होगा, बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब बी मतलब इनिशियली क्या था, बी उससे है ना, ऐसे चलो। मतलब जब इधर हम जा रहे हैं ना, मतलब इधर जा रहे हैं रीचर,
बोलोगे रिचर इन ए, इधर आएंगे तो क्या होगा, सो रिचर इन बी, इधर क्या बोलेंगे रिचर इन ए, ठीक है। अब जब तुम दोनों को मिक्स कर दोगे ना, तो दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे, क्या बनेगा पी टी, दैट इज पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। देखो ये किसका लाइन था, ये किसका लाइन था पी ए, दैट इज पी नोट ए एक्स ए, ये किसका लाइन था पी बी, दैट इज पी नोट बी एक्स बी, किसका लाइन था पी नोट बी एक्स बी। देखो डाउट हो जल्दी से, वो तो डाउट है जल्दी से, इसको ऐसे करना। जब हम सिंपली क्या बोले ना, ग्राफ लीनियर ही होगा, और ग्राफ लीनियर ही होगा तो अपने पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से हम यही निकाल सकते हैं ग्राफ क्या होगा लीनियर, ग्राफ क्या होगा लीनियर ही होगा, ग्राफ क्या होगा लीनियर। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा भी था ना, देखो तो पी टी इज इक्वल टू था आई थिंक पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी, कुछ ऐसा इक्वेशन था मेरे पास। देखो जब इस इक्वेशन को तुम देखोगे ना, तो जब एक्स ए वन होगा, देखो जब एक्स ए वन होगा, जब एक्स ए वन होगा तो बोलोगे ना पी नोट बी कट जाएगा, मेरे पास क्या होगा सिर्फ क्या बनेगा पी नोट ए, क्या बनेगा पी नोट ए बनेगा ना, क्या बनेगा पी नोट ए। अब देखो जो मेरे पास जहां से हम ये इक्वेशन डिराइव किए थे, जहां से हम ये इक्वेशन डिराइव किए थे वो क्या था इक्वेशन, पी टी इक्वल टू क्या था पी नोट ए एक्स ए प्लस क्या था पी नोट बी एक्स बी, यही था ना। हम वहां पे एक्स बी को क्या लिखे थे वन माइनस एक्स ए, तो हम जो एक्स ए है उसमें से तो माइनस एक्स बी, देखो तो पी नोट ए क्या लिखोगे वन माइनस एक्स बी लिख सकते हो ना, प्लस क्या लिखेंगे पी नोट बी एक्स बी, लिखने का तरीका जिसलिए को क्या फर्क पड़ता है। अब उस लिखो तो पी टी, देखो तो कॉमन क्या होगा बाहर क्या हो जाएगा पी नोट ए, लिखोगे ना पी नोट ए माइनस पी नोट बी, सॉरी पी नोट ए एक्स ए प्लस क्या होगा पी नोट बी, सॉरी एक्स बी होगा ना, पी नोट बी एक्स बी, तो कॉमन बोल क्या लिखोगे पी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी टी इक्वल टू क्या लिखोगे पी नोट ए प्लस लिख सकते हो तो पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी लिख सकते हो। तो अब देखना जब इस इक्वेशन में, जब इस इक्वेशन में हम जब एक्स बी को क्या पुट करेंगे जीरो, सो एक्स बी को वन पुट करो, जब तुम एक्स बी को वन पुट करोगे तो क्या बचेगा पी नोट का क्या बचेगा मेरे पास पी नोट बी, क्या बचेगा पी नोट बी। देखो ना ग्राफ लीनियर ही होगा ना यार, ग्राफ क्या होगा लीनियर, ग्राफ क्या होगा यहाँ पी नोट है ना, ग्राफ क्या लीनियर, ग्राफ क्या होगा लीनियर, ग्राफ लीनियर होगा। आपके पास दो इक्वेशन है, एकदम एक्स ए को क्या पुट किए वन, एकदम एक्स ए को वन पुट किए मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा पी नोट ए, एकदम एक्स बी को वन पुट किए मेरे पास क्या बचेगा पी नोट बी, क्या बचेगा पी नोट बी। इट मींस एक्स ए इक्वल टू वन का ये मतलब है कि मेरे पास प्योर ए है, और एक्स बी इक्वल टू वन का मतलब क्या मेरे पास प्योर बी है। लाइन खींचे, अब देखो अब लाइन खींचे, सपोज यहाँ पे ना तुम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, कोई भी लाइन ड्रॉ किए, सपोज देखो हम लाइन ड्रॉ किए ये वाला, ये लाइन ड्रॉ की, सपोज ये ए है, ये बी है, ए है जीरो है, ओ ए बी, और ये क्या है सी, ये क्या है सी। देखोगे इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में तुम देखोगे ना, देखो ओ ए, देखो तो ओ ए क्या है, ओ ए किसका लाइन है इस वाले का लाइन है, देखो तो ओ ए इसी को कट कर रहा है ना, और ओ बी किसका है इसका, देखो तो ओ ए बी क्या है इसका, और सी किसका है टोटल है, टोटल क्या है सी, तो लिख सकते हो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। दिमाग लगाना अच्छे, ये जो है देखो ये किसका लाइन है, ये टोटल का लाइन है, ये किसका है टोटल का लाइन है, ये किसका है पी नोट बी का लाइन है, ये किसका लाइन है पी नोट ए का लाइन है। पीटी इक्वल टू क्या होता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, तो ये ग्राफ था किसका राउल्स लॉ में जो इक्वेशन दैट इज पीटी इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो उसको चाहे तुम किस वे से रिप्रेजेंट करो कोई फर्क पड़ता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और हम क्या लिखे यहाँ पे एक्स ए वन है दैट इज यहाँ प्योर ए है, यदि प्योर ए होगा तो पी नोट ए होगा, यदि प्योर बी होगा पी नोट बी होगा। हम इसको ऊपर इसलिए रखे क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जो मेरे पास कंपोनेंट है उसमें ए क्या है मोर वोलेटाइल, ए क्या है मोर वोलेटाइल। ओके देखो हम लोग आज यहीं तक रख रहे हैं, तो अभी तक हम जो देखिए वेपर प्रेशर ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन, एंड आफ्टर देन हम इस दो टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल हम लोग कुछ है ना, और जो है जो प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ है या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। इट मींस नेक्स्ट क्लास हम लोग का एक थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज लिक्विड प्लस सॉलिड में हम लोग वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन आफ्टर हम लोग है ना आई थिंक 7, 8 या 10 के अप्रॉक्स न्यूमेरिकल करेंगे। देन इस टॉपिक पे आपको आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन हम लोग इस चैप्टर का मेन टॉपिक जाएंगे दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर
मतलब कि आप बोलो ना कि आपको एक पार्ट इसमें और लगेगा, 2 या 3 लेक्चर आपको क्वालिटी में, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर आपको पर्सनली आप हमको पर्सनली मैसेज कर लो, कोई भी ऐसे जो भी आपको असाइनमेंट प्रोवाइड हो रहा है कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, थैंक यू।